हिंदी साहित्य में सहज सरल संजीदा लेखिका के रूप में ख्याति प्राप्त मंजुला भगत जी की लिखी हुई कहानी आज सुनिए, शुभ अशुभ। तो शुरू करते हैं कहानी शुभ अशुभ। आओ आओ रे लगाओ मेहंदी, मैं तो चांदी कटोरे में घोले खड़ी। बुआ आओ मौसी आओ। गाने की आवाज़ अचानक रोने में बदल गई। रात के अंधेरे में सीना तोड़कर फूटा है कंठस्वर, जैसे तीखे दर्द की एक धारदार लहर पत्थर काट कर बह निकली हो। पुरुष होते तो हिचकी को घोंट लेता, शायद रुलाई पी जाने के लिए जबड़ा सख्त कर लेता, जैसे हाड़ मांस का जबड़ा न हो, किसी ऊंचे दरख्त का तना हो। वहाँ पड़ा है न भीतर बिस्तर पर उसका पति, जबड़ा कसकर। औरत धीमे धीमे चलकर बरामदे तक निकल आई है। बांस की कुर्सी पर बैठकर गुनगुना रही है। शायद फिर से रोने लगती है। बालों की सफ़ेद स्याह खिचड़ी के तले आंखों के दिए बुझे बुझे से हैं, जैसे उनका सारा तेल नीचे चू गया हो, स्याह घेरे बनाता हुआ। चेहरे के बाकी नक्श अब भी तीखे हैं। एक दिन था जब उसने ढेरों सुहाग गाए थे, मेहंदी के गीत गाए थे, नाची भी तो थी ढोलक की देसी थाप पर। दीवारों पर हल्दी रोली के मारने थापे थे, कोई शगुन नहीं छोड़ा था। बिट्टी की साड़ियों में कोई काली साड़ी नहीं होनी चाहिए, और वो जो सफ़ेद साड़ी मुकेश के काम की है, उसके कोने पर नेक से हल्दी चुपड़ दे। सुनीता कोई ना कोई अशुभ नुक्ता पकड़ ही लेती। काहे हुलस रही हो इत्ता, जेठानी टोक लगाती। बेटियां तो सभी के ब्याही जावें। तो सब हुलसे ना, मेरी मनाही है, और तुम फालती बैठी ना नुछ ही करे जाओगी। वो कीले पे ढोल की सुन टंगी है, बजा लो ना। शगनों वाला घर है, कोई सा गीत भी गा लो। जब तक ढोलकी कीले पर से उतरे, सुनीता स्वयं ही गुनगुनाने लगती। बन्नो तेरी चाची का सोहाग, तेरी ताई का सोहाग, हाथ कंगन बन चमका, माथे टीका बंदम का। बिट्टी और भी सकुचा जाती। बस भी करो माँ, हर वक्त यही। मेरी किताबें समेट कर जाने कहाँ पटक दी। किताबें जगह पर न देख बिट्टी घबराई सी यहाँ वहाँ ताकने लगती। फिर ढूंढ लेना किताबें, ये देख, ये जरी का रुपहला बॉर्डर टकवा दूँ तेरे लिए। सलेटी अरगंजा की साड़ी पर खूब फवेगा, पायजेब भी पहनी हो इसके साथ, सुनीता ने उमक कर कहा। बिट्टी पायजेब की कल्पना मात्र से सिहर उठी। पहना के तो तुझे जरूर भेजूंगी, कोई अंग खाली नहीं छोड़ना है ना। ओ हाय राम, अचानक बिट्टी करहा उठी। अब क्या हुआ, सुनीता ने आशंका से पूछा। अम्मा, इधर दर्द सा उठा था। कैसा दर्द? जरी का बॉर्डर लपेटती सुनीता ने पल भर चिंता से बेटी के मुख की ओर ताका, फिर लापरवाही से आशंका को टालती सी बोली, बाई होगी, कल अरबी खा ली थी ना। 22 साल की लड़की के और कैसा दर्द उठता। फिर सुनीता मन ही मन मुस्कुरा दी, और साल भर बीत ले बिट्टी को सुहागन बने, फिर बतलाएगी कैसा दर्द उठना चाहिए। कुंवारी को क्या बतलाए। फिर अचानक पूछ बैठी, खाली पेट भी बाई उठे है, कुछ खाएगी? चीला तल दूं? नहीं माँ, खाने का जी नहीं है, उबकाई सी आ रही है। बिना खाए पिए सींक सलाई सी जो रह जाएगी, सासू भी क्या कहेगी, जरा सी फूंक मार दी तो बहू उड़ जाए। इस बार सुनीता गुदगुदाई सी हंसी हंसने लगी। बिट्टी अपनी कमर थामे बिस्तर पर उल्टी पसर गई थी। माँ ने लहसुन की कली फंकवा दी। 2-4 डकारे भी आ गए बिट्टी को, पर दर्द कम नहीं हुआ। सुनीता ने कचिया अदरक कूट उबाल कर पिला दी। मन मसोस उठा उसका, जाने कब तक होता रहेगा डॉक्टर दाई इस लड़की के साथ। खेलने खालने की उम्र थी तो कुछ पचा के ना दिया, अब पहनने ओढ़ने की आई तब भी हाय हुई। देखो तो उर्मिला, सुनारे कैसे कोई आया है, सुनीता छोटी से बोली। कभी कभी सुनीता बिट्टी और छोटी को पूरे नाम से पुकारती है। बिट्टी का अच्छा सा नाम है शर्मिला। उर्मिला सुनारे से सेट थाम माँ को दिखलाने लगी। नीली मखमल पर सोने मोती और लाल पन्ने की इकट्ठी जगर मगर 5 महिले बुंदे। माँ बिट्टी का सीना जेवरों से सजा सोचकर मुस्कुराने लगी। इधर तो आना शर्मिला, सुनीता ने तकल्लुफी नाज से पुकारा। बिट्टी मरी से उठी और माँ के सम्मुख गर्दन डालकर बैठ गई। माँ ने धीरे से हार गले में उतार दिया, जैसे राज सिंहासन के उत्तराधिकारी को राजमुकुट पहनाया हो। बिट्टी सिर झुकाए बैठी रही, हार के नगीनों से लपक सी उठती और उसके जर्द चेहरे को छुए बिना ही लौट आती, जैसे जेवर बिट्टी की मिल्कियत नहीं उस पर बोझ हों। मैं पहन के देखूं? जाने कहाँ से छोटी अटक की।
बिट्टी के गले से हार उतार कर अपने गले में सजा बल्ती कसने लगी। आंखों की घनघोर काली पुतलियां नाचने लगीं और होंठ मुस्कुराने। धवल दंत पंक्ति ने गले के मोतियों से आप चुरा ली हो जैसे। चल हट, इधर ला हार, मछली सी ना मचला कर हर वक्त। माँ ने हार लेकर डिब्बे में नज़र बंद कर दिया। जाने क्या है इस बिट्टी का शरीर भी, बचपन से ही मरी मरी सी रही। दवा पानी बदल बदल कर देख लिए, पीहर में ही कुम्हला गई तो ससुराल में जाने क्या होगा। बिट्टी का बचपना माँ की आंखों के सम्मुख घूमने लगा और उसका मन छोटा होने लगा। छोटी सी थी तो मुजफ्फरनगर से दिल्ली आते रहे डॉक्टर जैन को दिखलाने, तमाम पोतरे गोतरे छनकते झुंझुने समेत। तिल्ली बढ़ी हुई बतलाई थी। सालों नहाना धोना बंद था बच्ची का। बस गीले कपड़े से साबुन पानी फिराकर सुनीता टेल्कम पाउडर छिड़क देती थी। बस धो पोंछ के छीके टांग दो, ऐसे ही रहा बिट्टी का बचपना। गंदुमी देह संभला गई। पिता बच्ची के लिए वही खेल खिलौने लेकर आते जिससे मशक्क़त कम हो। बिट्टी खिलौने गोद में लिए ताकती बैठी रहती। इधर उर्मिला को पायजेब भर पहना दो, ऐसी ठुमकती फिरेगी आंगन भर में, बस इकली ही ब्याह समझा देगी। पता ही नहीं चला शर्मिला कब जवान हुई। जब देखो तब आप ही मुंह में थर्मामीटर दाब पड़ी रहती। अम्मा आज भी 99 से जरा बढ़ती है। बिट्टी की रोनी सी आवाज़ सुनकर माँ मीठा सा झिड़क देती। होगा, जरा सा उठकर चित्त दूसरी तरफ भी लगा लिया करें हैं। माँ के दिल में एक हूक सी उठती बिट्टी को गदराया भरमाया देख पाने की। देखो जीजी कैसा दिल फरेब कुर्ता है इस मैगजीन में, तुम काट दो सिल मैं लूँगी। छोटी फिरकी सी नाचती आती तो बिट्टी तकिए में सिर गड़ा देती। छोटी फिर कैंची ले खुद ही काट छांट करने बैठ जाती। हाय कब तक सिलेगा जाने, कब पहनूंगी मैं इसे, कहकर छोटी फिर कोरा कपड़ा नाक से रगड़ने लगती। देखो माँ, कोरे कपड़े की गमक का कैसा तो नशा सा छाने लगता है। परे हट, तुझ पर तो हर चीज़ का नशा छा जाए है। माँ डपट देती पर छोटी फिर भी जैसी की तैसी। कपड़े पर से फीता हटा अपनी कमर नापने लगती। हाय राम, 27 की भी 28 हो गई और एक जीजी का तन है। पहनावे में ऐसा उतरता चला जाए है जैसे सुराही में पानी। छोटी कपड़ा कैंची पटक कमर की वर्जिश शुरू कर देती। बिट्टी और सुनीता को बरबस हंसी आ जाती। अब देखो शर्मिला के पिता ने क्या सुंदर नौजवान चुना है उसके लिए कि देखने वाले के चेहरे पर भी निखार आ जाए। फौज में है लड़का, मोटरसाइकिल की चाल से तो आप चले हैं और मोटरसाइकिल चलावे है हवाई जहाज़ की स्पीड पर। बिट्टी के पिता ने तो रिश्ता तय होते ही छूट दे दी थी। घर आते जाते रहा करो बेटा, आजकल तो चलन है। सुनीता को भी बरस दिया था, तुम टोका टाकी ना करना उसके आने पर। सुनीता भला क्या टोकती। प्रदीप के घर आते ही सब पर शीतल बौछार सी पड़ जाती। शर्मिला से पहले उर्मिला सजी संवरी मिलती। क्या पेश करूं जीजाजी, तुर्श की शीरें, जीजी के आने में तो भी देर है। फौज का वाचाल नौजवान और साली के सामने घुक्कू बन जाता। पड़ गए ना खट्टे मीठे के चक्कर में, चलो जीजी को ही बुला लाती हूँ। छोटी झमक कर भीतर भाग लेती। बिट्टी के सांवले चेहरे पर उस खूबसूरत पुरुष को देखकर लाली भी बदरंग होकर उतरती। इन्हें तो मैं धोवन के पानी सी फीकी लगती होंगी। उसका मन कुम्हला सा जाता। इतने पर्दों की फांक में से फड़ फड़ पलक झपकती छोटी कोई जुमला कस देती। भरे भरे होठों के बीच शर्मिला की वो आड़ी तिरछी सी हंसी प्रदीप को बड़ी भली लगती। नाम भी तो बड़ा प्यारा है आपका, वो कह देता। नाम भी तो, शर्मिला सोचती रह जाती। दूसरी कौन सी चीज़ मेरी भली लगती होगी इन्हें। नर्म नाजुक हाथों से कोई कठपुतली तराशती हो जैसे किसी ने। प्रदीप ने जोड़ ही तो दिया था। सुनकर बिट्टी का आत्मविश्वास जाग उठा था। चेहरे पर गुलाबी छा गई थी। पर्दे के पीछे से जोरदार कहकहा उठा था। फौजी नौजवान साहस बटोरकर साली से मुखातिब हुआ। हेलो बेबी फैट, वहाँ पर्दे के पीछे से क्या प्रॉम्प्ट कर रही हो, सामने स्टेज पर आकर डायलॉग बोलो ना। छोटी झम से हाजिर हो गई और सकचाती हुई बड़ी बहन की ओर से पटर पटर बोलने लगी। मुझे मालूम नहीं था तुम्हारी जीजी को एक इंटरप्रेटर भी चाहिए। प्रदीप ने छोटी को छेड़ा। क्या बात है, दोनों को ले जाने का इरादा है। नाश्ते की ट्रे लाती सुनीता के मुख से निकल गया। अये हये, इतना दम कहाँ है हमारे जीजा जी में, छोटी ने तपाक से जड़ दिया। सुनीता हड़बड़ा कर भीतर को भाग ली। पूरी धरती का डंका है ये छोटी, वो सोचने लगी। कैसे पार लगेगी इस छोटी की, जुबान कतरनी की तरह चले है। शादी के कुछ ही दिन बाकी रह गए।
प्रदीप और उर्मिला ने ही बिट्टी की साड़ियाँ पसंद की। वो स्वयं तो बाजार चलकर ही न दी। हाँ, घर बैठे दर्जनों के हिसाब से मेजपोश चादरें काढ़ डाली। एक एक टाँका ऐसे सोच और मुस्कुरा कर लेती मानो कोई चिड़िया तिनका तिनका कर नीड़ बुन रही हो। प्रदीप की पुकारती हुई सी चाहत प्राणों का स्पर्श बन गई। कितना भला भला सा लगेगा अपने घर में। प्रदीप और वो आमने सामने बैठे होंगे, गर्मा गर्म चाय की चुस्कियाँ लेते हुए। मेजपोश और चायपोशी पर उसके हाथों के कढ़े उभरे फूल पत्ते होंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे बगीचे में खिले होंगे। कितना अपना सा होगा सब कुछ। अपने से अधिक घर को सजाने का चाव उठा था बिट्टी के मन में, और माँ के मन में बेटी को सजाने का। माँ की आंखों के सम्मुख बेटी के नयन नक्श में माथे का जयपुरी टीका, बड़ी सी नथ, पन्ने लाल के हार बुंदे भी जुड़ गए थे। कौन सा प्रतीक्षित पल है जो नहीं आता, आकर चला भी तो जाता है स्वप्न सा। कोठी इंद्रपुरी बनी थी और शर्मिला लाल परी। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा माँ ने सोचा था। शर्मिला और प्रदीप पूना आ गए। सब कुछ वैसा ही होता रहा जैसा बिट्टी ने सोचा था। माँ को लिखे उसके खतों में से बुलबुले से फूटते। सुनो तो उसने क्या लिखा है। प्रदीप को बाहर का खाना बहुत पसंद है। हम दोनों हर तीसरी शाम मोटरसाइकिल पर बैठकर हवा हो जाते हैं। घर पर तभी खाते हैं जब प्रदीप के दोस्तों का जमघट यहाँ लगता है। वे लोग मेरे घर की सजावट देखकर खूब खूब खुश होते हैं। उनकी बीवियाँ मगर मेरी कल्पना की कारीगरी चुरा लिया करती हैं। सुनकर पिता संतोष से मुस्कुराने लगते, पर माँ के मन में लहरें उमका करती। वो बिट्टी के रूप की नई नई साड़ियों में कल्पना करती। प्रदीप का पत्र भी आया था। अम्मा जी, आपकी बेटी अब खुलकर हंसना सीख गई है, चहकना अभी नहीं सिखला पाया हूँ। कुछ रोज़ प्रदीप की माँ भी उनके साथ रहकर गई थी। उनका भी एक पत्र आया था। सुनीता जी, बिट्टी तो बहू के रूप में संपूर्ण है। मेरी सेवा टहल में कसर नहीं छोड़ती। इस स्वर्ग में जो कमी हो सकती थी वो भी ईश्वर की दया से पूरी होगी। आप नानी बनेंगी और मैं दादी। एक बार फिर सुनीता की उमंगों में बाढ़ सी आ गई। उसकी नज़रों में संसार की हर बढ़िया चीज़ का आकार नन्हा मुन्ना और रंग हल्का गुलाबी और नर्म नीला हो गया। घर में नन्हे मुन्ने रजाई गद्दे कम्बलों आदि का अंबार लग गया। तभी प्रदीप का लिखा पत्र आया। बिट्टी का अचानक गर्भपात हो गया था। अस्पताल में दर्जनों टेस्ट हुए। जिगर बेहद खराब बतलाया है। बेहद पुरानी बीमारी है। कहा है इलाज चल रहा है। खत पकड़े पकड़े सुनीता के हाथ सुन पड़ गए थे। दूसरा पत्र बिट्टी का ही था। अब वो पहले से स्वस्थ है, पर डॉक्टर कहता है दूसरी बार गर्भ 5 वर्ष बाद ठहरना चाहिए, नहीं तो गर्भपात भी होगा और उसकी अपनी जान को खतरा भी। पत्र का आखिरी हिस्सा धब्बा धब्बा सा था। माँ सीना थाम कर बैठ गई। छोटे ने उसके हाथ से पत्र लिया, पढ़ा और समझाने बैठ गई। पिता ने पत्र पढ़ा था। उन्हें उसमें विशेष अवसाद का कारण नहीं मिला। बाल बच्चा होने को उम्र पड़ी है, असल बात है बिट्टी ठीक है, उन्होंने भी समझाया था। पर सुनीता को लगता रहा कि यूँ खुशियों पर अचानक पत्थर पड़ जाना ठीक शगुन नहीं हुआ, जैसे नियति को उल्टा कर देने की आदत ही ना हो जाए कहीं। बिट्टी को यहाँ बुला लो, उसने कठिनाई से कहा। वहाँ फौजी अस्पताल में जितने टेस्ट होंगे वे हम प्राइवेट में करवा ही नहीं सकते। वहाँ वो डॉक्टरों की पहुँच और निगरानी में रहेगी। पिता ने आश्वासन दिया। फिर भी दामाद को पत्र लिख दिया कि शर्मिला को कुछ दिनों के लिए घर भेज दें। उत्तर बिट्टी ने माँ को दिया था। वो अभी प्रदीप के समीप ही रहना चाहती है। उन्हें बच्चा नष्ट हो जाने का बड़ा सदमा पहुँचा था। पिता उर्मिला के लिए वर की खोज में लग गए। छोटी की चुलबुलाहट कहीं उसे डगर से डगमगा ना दे। इस बार तो जैसे वर स्वयं चलकर उनके दफ्तर में आ गया। सामने बैठे व्यक्ति का कर्तव्यनिष्ठ और गंभीर व्यक्तित्व उन्हें बार बार अपनी छोटी पुत्री के अतिरिक्त उत्साह पर उचित बांध सा जचने लगा था। उस आदमी की गृहस्थी कितनी सुव्यवस्थित होगी इसका अंदाज उसकी बातचीत और आचरण से खूब लग रहा था। अनउलझी शामें, सुख से गुजर जाने वाली शामें, जैसे शाम की मांग केवल धुला हुआ कुर्ता पायजामा ही हो। प्रदीप के साथ तो शर्मिला को पल पल कर्मरत, सचेत और संचालित रहना पड़ता होगा। इतनी सजगता भी तो थका देती है। लड़का सरकारी दफ्तर में ऊंचे ओहदे पर नियुक्त था। नाम था सुदर्शन। सीमा में बंधा गर्मा युक्त जीवन होगा छोटी का ऐसे साथी के साथ। बड़ी जल्दी ही सब कुछ तय हो गया। सुदर्शन के माँ बाप ने सीधी मांग ब्याह की करी थी।
सुदर्शन वह में छोटी से 11 वर्ष बड़े थे। अधिक तामझाम देर दुरुस्ती उन्हें पसंद नहीं थी। बार बार छुट्टी लेकर लखनऊ से दिल्ली की भागदौड़ करके रस्में अदायगी उन्हें मंजूर न हुई। बिट्टी को आना ही पड़ा। सब तैयारी जल्दी जल्दी करवानी थी। प्रदीप ऐन ब्याह के रोज ही पहुंचे। उर्मिला ने गुलाबी कामदार साड़ी पहनी थी। लाल रंग के घाघरे चोली के लिए सुदर्शन ने मना लिख दिया था। मेहंदी की मात्र एक बिंदी सी हथेली पर शुभ के लिए लगाई थी। उसके लिए भी सुदर्शन ने मना लिख दिया था, क्योंकि मेहंदी की खुशबू उन्हें गंवई और ठेठ लगती थी। ये हिदायतें पढ़कर छोटी एकदम से बिफर उठी थी। सुनीता ने उसे सरकारी ओहदों के बड़े सुखों की याद दिलाई थी और कहा था, बाद में सब बदल जाया करते हैं। हमने अच्छे अच्छे संत बाबा रंगीन होते देखे हैं। पर छोटी को माँ के अनुभवों पर नहीं, अपने जीवन पर भरोसा था। फेरों पर दुल्हन के रूप में दमकती उर्मिला मंसूबे बांध रही थी कि कैसे सुहाग कक्ष में अकेले होते ही वो पति महोदय से चंद सवालों के जवाब मांगेगी। बड़े फरमान जारी किए जाते थे खतों में। पत्नी ना हुई दफ्तर की फाइल हो गई। शर्मिला छोटी बहन का तीखा पहना रूप निहार रही थी कि उसने पार्श्व में अपने पति की फुसफुसाहट सुनी। भीतर चलो तुम, अभी फौरन ही। क्यों, क्या हुआ? बिट्टी ने घबरा कर पूछा। बस चलो अभी अपने कमरे में। प्रदीप तो हिसहिसा रहा था। पर फेरे तो अभी शुरू ही हुए। प्रदीप की मुट्ठी पत्नी की कोहनी पर भिज गई थी। कमरे में पहुंचते प्रदीप ने चटाक से दरवाजे की कुंडी चढ़ा ली। बत्ती भी एक लम्हे को ही जली थी, फिर घुप से बुझा दी गई। ये प्रदीप ही था जो बेताबी से उसके कपड़े उतारे ले रहा था। साड़ी का लाल ताल अंधेरे में भी चमक गया। ब्लाउज चाक चाक और पेटीकोट एक का दो। घबराई पथराई सी बिट्टी बिस्तर पर जा पड़ी थी। फिर उसने लौह पुरुष जिस्म को पूरी शिद्दत से महसूस किया। इस अनुचित मांग का न वो विरोध ही कर पा रही थी, न अंगीकार ही। बस एक अजीब सी स्थिति थी जिसका वो हिस्सा बन चुकी थी। तभी उसने पति को बड़बड़ाते हुए सुना, उस उर्मिला की शादी हमसे बाद में हो रही है, पर तुम देखना बच्चे हमसे पहले ही हो जाएगा। फिर क्या हुआ? बिट्टी का विमूढ़ मन कहना चाहता था। प्रदीप सामान्य हुआ। फिर उसने भग से बत्ती जला दी। उसका चेहरा आवेश विहीन देखकर बिट्टी की घबराहट रुलाई में फूट पड़ी। प्रदीप ने सिगरेट सुलगाकर होठों में दाब ली। बिट्टी ने अपने को संयत किया, दूसरे कपड़े पहने, साज श्रृंगार का जो बन पाया किया। फिर धीरे से पूछा, चलोगे नहीं? फेरे अब भी हो रहे होंगे। तुम जाओ, प्रदीप ने छोटा सा निर्मम उत्तर दिया। शर्मिला आहिस्ते से बाहर निकल गई। नए जोड़े पर पुष्प वर्षा हो रही थी। छोटी रूठे रूठे ही मुस्कुरा रही थी। विदाई की तैयारियां होने लगी थीं। जाती हुई छोटी ने मुट्ठी भर चावल सिर के पीछे की ओर फेंक दिए। जा बेटी, अब तेरा अन्न जल यहाँ से उठ गया। पल्लू की कोर से आंखें पोंछती बुआ बुदबुदाई थीं। बिट्टी की थमी रुलाई फिर से गाढ़ी हो बहने लगी। छोटी की आंखें बिट्टी को रोता देख भर आईं। सुनीता अपनी बड़ी बेटी को सीने से लगाकर रोने लगी। दोनों को ही लगा उनका ये तमाम रोना विदा होती छोटी के लिए नहीं था। प्रदीप उस रात कमरे से बाहर नहीं आया। शर्मिला जब कमरे में आई तो बेखबर सो रहा था। इस बार वो पति के साथ पूना नहीं गई। सुनीता ने जाने नहीं दिया और बिट्टी की जिद भी नहीं थी। वो माँ से खूब परहेजी खाना तलब करती रही, किताबें पढ़ती और आराम करती। कुल मिलाकर वो मायके में प्रसन्नचित्त रहती। माँ चकित तो थी ही। एक रोज़ बिट्टी ने उसे और भी अचंभित कर दिया। डॉक्टरी मुआयने की रपट थी। बिट्टी को गर्भ ठहर गया था। अब क्या होगा? इसकी तो 5 वर्ष तक मनाही थी ना? सुनीता ने हकलाते हुए पूछा। बिट्टी भला क्या उत्तर देती? किसी पीड़ादायक स्मृति को परे ढकेल वो सगर्व मुस्कुरा दी। प्रदीप को तार देना होगा माँ, तुम्हें नहीं मालूम उनके लिए क्या मायने रखती है ये खबर, उसने कहा। प्रदीप तार पाते ही शर्मिला के सम्मुख था। अम्मा जी, शर्मिला को ले जाऊंगा अब। हमें अस्पताल की बेहतरीन सहूलियतें हासिल हैं। मैंने माँ को तार दे दिया है। वो तो खुशी के मारे पागल सी हो रही होंगी। जाने कब से रट लगाए थी मेरे बच्चे को एक बच्चा चाहिए। ले जाना बेटा, कुछ दिन तो हमारे पास बिता लो। पर प्रदीप लौटने को उतावला था। बिट्टी जाते समय बेहद खुश थी। सुनीता का ही मन हुक भरता रहा। जाने से पहले शर्मिला ने दर्जनों किताबें, नन्ही मुन्नी फ्रॉकों, झबलों की डिज़ाइनों की खरीद डाली थी। कहती गई थी, तुम चिंता मत करना माँ, इस बार मैं अपना भरपूर ख्याल रखूंगी।
पूरा समय अपने आप को पालती रहूंगी। जब तक बेबी ना हो जाए तब तक अब उसी का तो घर है ये शरीर। एक बार फिर बिट्टी कढ़ाई बुनाई के संसार में डूब गई। नन्हे कंबलों पर रंगीन टांकियां, थिगलियां, नव किस्ले से रंग की चादरों पर भूरी बत्तखें, नाजुक नाजुक से फूल। इन पर सोएगा प्रदीप का अंश। कितना ख्याल रखता है प्रदीप भी उसका। दवाई सुई सब वक्त पर। शामों को घूमना कम हो गया, घर पर ही झमघट होता। दोस्तों की बीवियां ही बिट्टी का काम समेट दिया करती। प्रदीप की माँ के विवल पत्र आते। होने वाले बच्चे का इंच इंच बढ़ना उन्हें मालूम पड़ता रहना चाहिए। सुनीता का हाथ बिट्टी को पत्र डालते कांपा करता। अपना खूब ख्याल रखना बेटी, तू है तो सब कुछ है, वो लिखा करती। प्रदीप की माँ लिखती, औरत होने का अर्थ ही माँ होना है। पति से पाया दिया प्यार सार्थक ही तब है जब उसे तुम ये उपहार दे सको। बिट्टी प्रार्थना करती, बस एक बच्चा किसी प्रकार भी भगवान यदि उसकी गोद में डाल सके। वो प्रदीप और शर्मिला के विवाह की दूसरी वर्षगांठ थी। बिट्टी को 8वां माह लग चुका था। वो अपने तन की अवस्था को भूल अपने शौक के अधीन हो चाय के सरंजाम में जुट गई थी। कुछ मित्र दंपत्ति आमंत्रित थे। बिट्टी ने बड़ा सा केक बनाया था। शाम को काटेंगे दोनों मिलकर। चांदी की छुरी पर लाल रिबन बांध कर पास रख लिया था और भी अला बला बहुत कुछ बना डाला था। प्रदीप गुच्छा दर गुच्छा फूल लाया था। गुलदाउदी, रजनीगंधा, जो भी शगुफ्ता डाली मिली खरीद डाली। आज उसने शर्मिला को बहुत बहुत प्यार किया। वहशत से नहीं, नरमी से, ऐसे जैसे आने वाले शिशु को सहला रहा हो। मेरे बच्चे की माँ हो तुम, मेरी वंश बेल की धरती। बहुत बातें बनानी सीख ली हैं। सच कहो, यह आखिरी जुमला तुम्हारी माँ का सिखलाया हुआ है कि नहीं? शर्मिला ने हंसते हुए पूछा था। उत्तर में प्रदीप भी हंस दिया। पहली बार शर्मिला को लगा वो अपने इस सुंदर सजग पुरुष से कुछ अधिक है। वो माँ बनने की क्षमता रखती है। मेज कुर्सियां तरतीब से लग चुकी थीं। बिट्टी की सास का आशीर्वचनों से भरा पत्र आया था। तुम दोनों सुखी रहो, चिरायु हो। हमारे वंश में केवल एकमात्र संतान का योग रहा है। प्रभु की इच्छा से तुम्हें यह वरदान शीघ्र ही प्राप्त होने जा रहा है। बस इसके बाद मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी। अपना बहुत ख्याल रखना। देखना मेरे बच्चे को फिर से निराश न होना पड़े। बिट्टी पत्र पढ़कर एक बार फिर से मातृत्व के गौरव से परिपूर्ण हो उठी थी। गुलदस्ते और भी आ गए थे, दोस्तों के कहकहों के साथ। बिट्टी ने तमाम नए गुलदस्ते गुसलखाने में पानी से भरी बाल्टी में टिका दिए थे। अब तो अगले रोज ही फूलों का काटना छांटना और गुलदानों में सजाना हो सकेगा। केक काटो भाई की आवाज़ें लगने लगीं। सभी तो आ गए कि अभी कोई और बाकी है? शर्मिला अचानक लस्त पस्त सी हो आई। सभी तो आ गए हैं, पर तुम क्यों इतनी परेशान सी? प्रदीप के मुख की बात अभी पूरी भी ना हुई थी कि भक से ढेर सा खून बिट्टी के मुख से बल बल करता गलीचे पे गिरने लगा। कमरे में सन्नाटा हो रहा। मेहमान तस्वीर से कुर्सियों पर खिंचे रह गए। पूरा शॉट जैसे फ्रीज होकर रह गया। प्रदीप भी जमा खड़ा था। खून मुख से? पिछली बार तो गर्भपात में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। प्रदीप का सोच भी इसी नुक्ते पर जम गया था। शर्मिला का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने दाईं हथेली की ओक बनाकर मुख से सटा ली थी और विस्फारित नेत्रों से गलीचे पर सोखते खून के धब्बों को ताक रही थी। तभी उसके शरीर के निचले भाग में कुछ बोझ सा उतरता महसूस हुआ। खून का दाग साड़ी पर आ चुका था। शर्मिला गुसलखाने की ओर भागी। सामने दर्पण में देखा, मुख से और भी लहू बलबलाता आ रहा था। पीछे प्रदीप का सफ़ेद पड़ता चेहरा था। उसके पीछे मेहमानों की भीड़। प्रदीप ने बिट्टी को कंधों से पकड़कर धीरे से अपनी ओर घुमाया। उसका चेहरा अपने हाथों में सहेज कर फुसफुसाया, तुम्हारे कपड़े खून से, ये गर्भपात तो नहीं? नहीं नहीं, शर्मिला ने जोरों से सिर हिलाया। प्रदीप ने जेब से रुमाल निकाला और पत्नी का मुख और गला पोंछ डाला। फिर सबके सम्मुख पत्नी के होठों को चूम लिया। चलो अस्पताल चलना होगा, उसने धीरे से कहा। चलो चलो, देर न करो। मेहमानों का कंठ स्वर भी अब सुनाई दिया। सब कुछ जहाँ का तहाँ छोड़कर प्रदीप पत्नी को दोस्त की गाड़ी में फौजी अस्पताल ले चला। चलने से पहले फ़ोन कर दिया था। बाहर ही व्हील चेयर मिल गई थी। बिट्टी के जिगर का बुरा हाल था। शरीर की कोई बड़ी नस फट गई थी। खून के फव्वारे से फूट रहे थे। अस्पताल का बिस्तर भी खून में लथपथ होता जा रहा था।
बिट्टी ऑपरेशन कक्ष में पहुंचा दी गई। उसके माँ बाप को फ़ोन कर दिया गया था। डॉक्टर में परामर्श हो रहा था। यहाँ दस्तखत कर दीजिए, ऑपरेशन के समय आपकी पत्नी मर भी सकती है। 1 मिनट को प्रदीप हिचका। उसके सम्मुख बिट्टी की माँ का कातर चेहरा घूम गया। अगर दूसरी तरह का कोई ऑपरेशन 2 वर्ष पूर्व होता तब इस प्रकार बिट्टी के पिता को दस्तखत करके देने पड़ते। उसने कलम उठाकर दस्तखत कर दिए। ये तो महज एक खाना पूरी है, कागजी कार्यवाही। उसके दस्तखत करने न करने से क्या होता जाता है? प्राण देने और लेने वाला तो प्रभु है। प्रदीप के सास ससुर पहुंच गए। सुनीता अपनी परछाई भर लग रही थी। होठों ही होठों में अनर्गल कुछ बुदबुदा रही थी, जिसे प्रार्थना याचना कहा जा सकता है। आंखों में भगवान की कोई भी आकृति साकार नहीं हो पा रही थी। सर्जन बाहर आई तो सबकी नज़रें उस पर टिक गईं। ऐसा है प्रदीप साहब, इस स्टेज पर हम बच्चे को नहीं बचा पाएंगे। आपको फॉर्म पर दस्तखत करने होंगे फिर से। सिस्टर, इन्हें फॉर्म दीजिए। सब एक दूसरे की तरफ ताकने लगे। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। फिर अचानक बिट्टी के पिता ने प्रदीप का हाथ थाम कर कहा, बेटा प्रदीप। बस इसके पश्चात वो कुछ ना कह पाए। माँ का बुदबुदाना भी बंद हो गया। तभी प्रदीप की माँ भी पहुँच गई। सबको सांस थामे देखकर वो एकदम से बोल पड़ी, क्या क्या हुआ? बच्चा तो ठीक है ना? उसकी सांस तो चल रही है ना? 8 मासी को खुटका तो रहता है? शर्मिला मेरी बीवी? प्रदीप विमूढ़ सा पूछ रहा था। सिस्टर ने फार्म आगे बढ़ा दिया। बच्चा? प्रदीप ने चौंक कर पूछा। देखिए, माँ की जान अगर बचानी है तो बच्चे का सिर गर्भाशय में ही कुचल दिया जाएगा और बच्चा नीचे से ही निकाल लिया जाएगा। इस समय सिजेरियन सेक्शन से पेट काटकर बच्चा यदि निकालेंगे तो माँ मर जाएगी, डॉक्टरनी ने कहा और तेजी से वापस मुड़ गई। बिट्टी के पिता कूदकर डॉक्टरनी के सम्मुख आ खड़े हुए। मैं मरीज का पिता हूँ, वो मेरी बेटी है। ये देखिए, ये उसकी माँ है। हमने उसे पाला पोसा है। मैं दस्तखत करूँगा फॉर्म पर। मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है, पर दस्तखत तो पति के ही चाहिए। यही नियम है। डॉक्टरनी का उच्चारण बहुत साफ था। उसने क्या कहा है इसमें संशय की गुंजाइश ही नहीं रह जाती थी। प्रदीप की माँ एकदम से प्रदीप से सटकर खड़ी हो गई। उनके सामीप्य भर से जैसे उसके हृदय से इच्छा तरंग उठकर प्रदीप के दिलो दिमाग पर छा गई। हाय बेटा, अजन्मे बच्चे को इस बेदर्दी से मार देंगे? कितना बड़ा पाप होगा ये? वो बिलखने लगी। प्रदीप का मुंह सख्त लकीर में भिज गया। बेटा, बिट्टी के पिता ने इस बार सख्ती से कुछ कहना चाहा, पर उनकी आंखें प्रश्न बनकर दामाद के चेहरे पर टंग गईं। देखिए पिताजी, मैं अपने बच्चे की ऐसी निर्मम हत्या नहीं देख सकता। प्रदीप की आवाज़ में अंतिम निर्णय का ठंडापन था। आई शैल यूज़ माई ओन डिस्क्रिशन। डॉक्टरनी तेज कदमों से ऑपरेशन कक्ष में दाखिल हो गई। बिट्टी के पिता ने जवाई से सख्ती से कहा, देखो प्रदीप, तुम्हारा बच्चा नहीं मर सकता तो मेरी बेटी भी नहीं मर सकती। वो पल पल हमारे सामने बड़ी हुई है। 24 सालों तक हमने उसे देखा चाहा है। उसके साथ साथ जिए हैं हम। उसका हर दर्द हमने भुगता है। तुम्हारा बच्चा अभी अजन्मा है, तुमने उसे देखा तक नहीं। उसका इतना मोह कि तुम एक पली पलाई औरत को उस पर कुर्बान कर दोगे? ये महज आपका वहम है। कोई किसी पर कुर्बान नहीं हो रहा है। मैं महज अपने बच्चे का सिर कुचलने की इजाज़त नहीं दे रहा हूँ, बाकी भाग्य। कहकर प्रदीप ने झटके से सिस्टर के हाथ से फॉर्म लिया और फाड़ कर फेंक दिया। मुझे हर हाल में अपना बच्चा चाहिए, जिंदा। शर्मिला के पिता धम्म से बेंच पर बैठ गए। फिर सोच लो बेटा, शर्मिला यदि जीवित रही तो बच्चा फिर भी हो जाएगा। आप शर्मिला से ही क्यों नहीं पूछवा लेते कि वो क्या चाहती है? प्रदीप ने झुंझलाकर कहा। उत्तर भीतर जाती नर्स ने दिया। वो तो तब से गिड़गिड़ा रही है, मेरे बच्चे को बचा लो। मैं ये उपहार उन्हें देना चाहती हूँ। ये बच्चा ना रहा तो वो हमेशा मुझसे नफरत करेंगे। मैं उनके बच्चे की माँ होना चाहती हूँ, कातिल नहीं। सुनकर एक गर्वीली मुस्कान प्रदीप के चेहरे पर फैलने लगी। कमगोई की फितरत थी उसकी बीवी की। उसके लिए इतने अल्फाज एक साथ बोल जाना मायने रखता था। बिट्टी की माँ धीरे से दामाद के पास खिसक आई। उसका हाथ थाम कर धीमे से बोली, बेटा तुम वही हो ना जो इतना इतना हमारे घर आया करते थे, जिससे हम इतना इतना मान और दुलार देते रहे। शर्मिला भी तुम्हारी ही है बेटा, तुमने उसे चाहा है। प्रदीप ने हाथ छुड़ा लिया। मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ।
जो कुछ भी होगा मुझे फ़ोन पर इत्तला दे दीजिएगा। जो कुछ भी हो रहा है उसे भगवान की मर्जी समझकर कबूल क्यों नहीं कर लेते आप? आपके तो एक और भी बेटी है, मेरा तो ये पहला ही बच्चा होगा। जाते जाते प्रदीप ने कहा, तू जा ना बेटा, तू जाकर घर पर आराम कर, मैं जो हूँ यहाँ। प्रदीप की माँ बेटे से आग्रह करने लगी। प्रदीप चला गया। जाते हुए एक बार मुड़कर भी न देखा। बिट्टी के माँ बाप शून्य से बैठ गए। उन्हें अपनी बच्ची की लाश भर देखनी बाकी थी शायद। मिलनी तो वो भी पति को थी। डॉक्टरनी ने जाते जाते कहा था वो स्वयं निर्णय लेगी। हे प्रभु, डॉक्टरनी को सद्बुद्धि देना और हाथों में शफा। प्रदीप चला गया था घर। वहाँ जहाँ बड़ा सा केक अनकटा रखा था, बाल्टी में शगुफ्ता फूलों के अंबार थे और दीवार पर उन दोनों के ब्याह का सजीला युगल चित्र। युगों के बाद नर्स ऑपरेशन कक्ष से बाहर आई। तीनों उसकी ओर लपके, बिट्टी की माँ, बाप और प्रदीप की माँ। नर्स कुछ देर सुनीता के समीप ठिठकी, फिर साहस बटोर कर बोली, वो नहीं रही। 2 पल जैसे सुनीता की समझ में कुछ ना आया, फिर वो वहीं गिर पड़ी बेहोश। बिट्टी के पिता अपनी रुलाई रोककर उसे संभालते रहे। इसके मायने हैं वो दादी बन गई। प्रदीप की माँ के चेहरे पर विजय दर्प सा लहरा गया। दोहरा काज आन पड़ा है अब तो, बहू का क्रियाकर्म और नवजात शिशु का लालन पालन। तभी नर्स उनके सम्मुख आ खड़ी हुई। उसके स्वर में ढिठाई थी, और वो भी नहीं रहा। कौन? मरी सी आवाज़ में प्रदीप की माँ ने पूछा। जिसे आप बहू की जान की कीमत पर चाहती थीं, आपके पोता हुआ था। नर्स के मुख पर कसैला सा कुछ व्याप गया। अभी आप सुन रहे थे मंजुल भगत जी की लिखी हुई कहानी शुभ अशुभ। उम्मीद है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।